बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस साल जून के अंदर एक खबर आई थी कि अमेरिका ने जो E7 वेस्ट टेल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट लेने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, उसको अमेरिकन ने कैंसिल कर दिया। और अभी फिल वक्त अमेरिकन एयरफोर्स जो है उसको E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। ये जो E7 वेस्ट टेल एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका ने बनाया हुआ है, बोइंग कंपनी इसको तैयार करती है, लेकिन आज की तारीख तक अमेरिका इसको इस्तेमाल नहीं करता। अभी तक इसको और दुनिया की काफ़ी कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके भी है और तुर्की भी है और साउथ कोरिया भी है, लेकिन अमेरिकन नहीं यूज़ करते। अमेरिका के पास आज भी वो पुराना E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट है। अमेरिका खैर सैटेलाइट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, उसको अभी आप साइड पे कर दें। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका आज भी उस E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट के ऊपर रिलाय करता है, और फिर अमेरिका ने जंग भी रशिया से लड़नी है, चलो रशिया तो खैर एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ चाइना है, चाइना के साथ लड़नी है, तो क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका इस E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट के साथ चाइना से जो है वो लड़ाई लड़ सकता है? आपने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जंग देखी है, एरियल वॉरफेयर देखी है। इस एरियल वॉरफेयर के अंदर अभी तक की जो इंसानी जिंदगी है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रेंज शॉट जो है, जो सक्सेसफुल रही है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अचीव की है। अब तो वो रॉयटर्स की खबर भी आ गई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन रफाल जहाज़ों को, या इंडिया के जो दूसरे जहाज हैं जिनमें SU-30 भी है, जिनके अंदर MiG-29 भी है, उनको लॉन्गेस्ट रेंज के ऊपर जाके शॉट डाउन किया। और ये किसकी मदद से किया गया? आपका क्या ख्याल है कि 200-250 किलोमीटर तक अगर कोई मिसाइल चलता रहेगा, चले 200 किलोमीटर भी लगा लें, तो अर्थ कर्वेचर की वजह से उसका अपने फायरिंग फाइटर जेट के रडार के साथ राब्ता नहीं टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा, बहुत चांसेस हैं कि टूट जाएगा। फिर उस PL-15 मिसाइल को कौन सी ऐसी चीज थी जिसने अपने टारगेट तक पहुंचाया? तो उसका एक सिंपल और सीधा आंसर है कि वो थे पाकिस्तान एयरफोर्स के एवैक्स, जिनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के एरियाज थे, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कराक्रम एवैक्स हैं जो हमने चाइना से परचेज किए थे वो शामिल थे। तब जाके पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने इन मिसाइलों को उनके टारगेट के ऊपर जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाया। तो अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है, उसने अगर चाइना के साथ जाकर लड़ना है, अगर लड़ना है, अव्वल तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाकर लड़ना है, तो क्या अमेरिका इन E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट के जरिए से चाइना के नए J-20 जहाज़ों को डिटेक्ट कर लेगा, उन तक अपनी जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज किल्स जो है वो अचीव कर लेगा? क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि अमेरिका के जो पैसिफिक एयरफोर्स के चीफ थे जनरल कैनेथ, उन्होंने 2022 के अंदर ये कहा था कि जब उनका चाइना के J-20 स्टेल्थ जहाज़ों के साथ पहला एनकाउंटर हुआ, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं वो J-20 जहाज़ को नहीं देख सके। जो सेंसर्स इस E3 एयरक्राफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं वो इतने केपेबल नहीं है कि वो 21st सेंचुरी के फाइटर जेट्स को जो है वो डिटेक्ट करें लॉन्गर रेंजेस के ऊपर। मतलब जिस तरह जहाज नजदीक आता जाता है तब तो ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रडार्स जो हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग रेंज के ऊपर इन चाइना के J-20 जहाज़ों को, और अब तो आप कह लें कि J-35 भी मैदान में आ गया हुआ है, इनको आपने डिटेक्ट करना है, तो आपके पास ये E3 से बेहतर जहाज जो है वो होने चाहिए। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें इस E7 की अब ज़रूरत है, और ये जो E3 जहाज़ हैं इनके वैसे भी मेंटेनेंस इश्यूज हैं जो कि अमेरिकन एयरफोर्स को फेस करने पड़ते हैं, और इनका जो लो अवेलेबिलिटी रेट है वो अमेरिका की पैसिफिक एयरफोर्स कमांड जो है उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें इन E7 वेज टेल जहाज़ों की जो है वो ज़रूरत है, और अब एयरफोर्स को ये जहाज़ परचेज कर लेने चाहिए। सैटेलाइट्स पे कब मामला जाता है वो तो खैर दूर की बात है, उसकी भी खबर आई है कि वो अभी इतना जल्दी जो है वो नहीं होने जा रहा। दूसरा, अगर आप चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं उनके रेडार्स की तरफ देखें, जिनमें J-16 है, जिनके अंदर ये J-20 का रेडार है, तो चाइना के जो ये फाइटर जेट्स हैं ये बड़े फाइटर जेट्स हैं। F-35 का नोज कोन छोटा सा है, उसके मुकाबले में J-16 का जो कि एक फ्लैंकर है, उसके अंदर जो ऐसा रेडार लगा होगा वो ज्यादा पावरफुल है। खैर ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है। छोटा फैक्टर नहीं है कि जितना बड़ा ऐसा रेडार होगा वो उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन वो उतना ज्यादा लॉन्गर रेंज के ऊपर दुश्मन के टारगेट्स को चेक भी कर सकेगा, डिटेक्ट भी कर सकेगा, और फिर उसके रडार के अंदर इतनी पावर होगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स जो है वो किसी छोटे ऐसा रडार के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। तो J-16 का जो ऐसा रडार है उसको अगर आपने मात देनी है, अमेरिका ने अगर उसको
डिसरप्ट करना है, खराब करना है, तो अमेरिका को उससे बड़ा ईसा रडार जो है वो रिक्वायर होगा, जो कि हवा के अंदर हर वक्त मौजूद रहे, डिटेक्ट भी करे, इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी करे और पूरी बैटलफील्ड मैनेजमेंट जो है वो भी करता रहे। ठीक है, F-22 का रडार बड़ा जबरदस्त है, F-15 का रडार बड़ा जबरदस्त है, लेकिन F-22 अमेरिका के पास टोटल कितने हैं और उनमें से कितने जो है वो अमेरिका को अवेलेबल रहते हैं। फिर ये जो F-15 हैं, खासतौर पे ये जो F-15EX हैं जिनके ऊपर ये नए किस्म के ईसा रडार्स आए हैं, उनकी भी तादाद अभी अमेरिकन एयरफोर्स के पास को बहुत ज्यादा नहीं है। पैसिफिक के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स के पास आज भी पुराने F-15s हैं, अब उन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी उनको पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए अमेरिका को वक्त लगेगा। और F-35 का जो रडार है वो तो वैसे ही इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, और वैसे भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अब उस F-35 के रडार को जो है वो चेंज करने जा रहा है। जो इस F-35 का ब्लॉक 4 आएगा उसके अंदर एक नया ईसा रडार जो है वो इंस्टॉल होगा। ठीक है, उससे बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी चाइना भी अपनी चीजों को बेहतर करेगा। तो ये मैं चीज सोचता हूँ कि एक तरफ जहां पे चाइना अपने KJ-500 जैसे एवैक्स जहाज जो है वो तैयार कर रहा है, और अब तो उसने पाकिस्तान को भी वो KJ-500 ऑफर कर दिया है, दूसरी तरफ वो KJ-3000 जो है उसके ऊपर जा रहा है। और आपको पता है ये जो KJ-3000 है ये Y-20 जहाज के ऊपर बेस है। KJ-500 तो अभी टर्बोप्रॉप इंजन के ऊपर बेस है और वो उतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितनी इस Y-20 जहाज के इंजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक Y-20 जहाज के अंदर 4 इंजन लगे हुए हैं, और ये जो Y-20 के इंजन हैं ये हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन हैं, ना कि टर्बोप्रॉप इंजन हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक टर्बोप्रॉप इंजन के मुकाबले में कितनी ज्यादा लिफ्ट जहाज को प्रोवाइड कर सकते हैं और कितनी ज्यादा पावर अपने रेडार्स और दूसरे सेंसर्स को जो है वो दे सकते हैं। और उसके बाद एक KJ-700 भी है जिसके ऊपर चाइनीज काम कर रहे हैं। मतलब चाइना ने एक तरफ जिस तरह से 6th जनरेशन के जहाजों के ऊपर दौड़ लगाई हुई है ना, पहले हम समझते थे 2 हैं, अब 2 और निकल आए हैं, उस तरह से उसने अपने एवैक्स के ऊपर भी दौड़ लगाई हुई है। KJ-500 था, उसको वो अब पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है कि ये आप ले लो। खुद वो KJ-700 पे जा रहा है, वो उसने तैयार कर लिया हुआ है, और KJ-3000 जो है उसको वो तैयार कर रहा है। तो KJ-500 तो आप कह लें कि अब वो दुनिया को देने के लिए राजी हो गया हुआ, या दुनिया को देने को तैयार हो गया हुआ पाकिस्तान को, जैसे आपको पता है उसने ऑफर भी कर दिया हुआ। जो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी होती है वो एक्सपोर्ट बायर्स को ऑफर कर देता है, जबकि अमेरिकन जो है वो अभी तक इस E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट के ऊपर ही जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने उसको इम्प्रूव किया है, अपग्रेड अमेरिकन करते रहते हैं, लेकिन ये जो E7 वेज टेल जहाज है ये एक नया प्लेटफॉर्म है, नए सेंसर्स के साथ आता है, नए रेडार के साथ आता है। तो डेफिनेटली वो जिस तरह से चाइनीज जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकता है या ओवरऑल अपने ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म कर सकता है, वो E3 सेंट्री कभी भी नहीं कर सकता। तो ये बात मुझे थोड़ी सी जो है वो खटक रही है कि अमेरिकन या तो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं कि अब वो चाइना के ऊपर अपना जो एक एज था ना, मुझे लगता है कि वो लूज करते जा रहे हैं। देखें, इसके अंदर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं जी आप ये बात गलत कह रहे हो, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो हमने इंडिया पाकिस्तान की स्किर्मिश में देखा है उसके अंदर एवैक्स जहाज़ों का जितना ज्यादा बड़ा किरदार था, चाइना और अमेरिका की अगर कोई जंग होती है या कोई स्किर्मिश होती है उसमें भी इन एवैक्स जहाज़ों का इतना या इससे ज्यादा किरदार होगा। तो एक तरफ चाइना अपने एवैक्स जहाज़ों की तादाद को भी बढ़ाता जा रहा है, उनकी जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर करता जा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिकन जो है वो अभी इसी शशोपंज के अंदर है कि हमने ये E7 लेना है या नहीं लेना, क्योंकि ये जून में खबर आई थी कि अमेरिकन ने ये E7 लेने से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर पैसे लगाने की बजाय सीधा सैटेलाइट्स पे जाएंगे। बाद में खबर आ गई कि सैटेलाइट्स भी इतनी जल्दी जो है वो तैयार नहीं होंगी, और अगर आपने पूरे ग्लोब को कवर करना है, पूरे आपने अगर दुनिया को कवर करना है, स्टारलिंक जैसी आपको सैटेलाइट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के इर्द गिर्द फैलानी पड़ेंगी, तो उनमें अभी वक्त लगेगा। तो बहरहाल ये एक बड़ी ज्यादा जो है मेरे ज़हन में चीज खटक रही है, क्योंकि आप एक और चीज देखें कि अमेरिकन जो है वो अपने कई प्रोजेक्ट्स को शेल्फ करते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों खबर आई कि अमेरिकन नेवी के लिए जो 6th जनरेशन का जहाज था उसको जो है वो शेल्फ कर दिया गया है, और उसके पैसे जो हैं वो एयरफोर्स के 6th जनरेशन के जहाज की तरफ डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ आप चाइना को देखें, एक 6th जनरेशन का जहाज निकाला, दूसरा 6th जनरेशन का जहाज निकाला, एक साल के बाद 2 और जहाज जो है वो दुनिया के सामने रख दिए, कुछ महीनों के बाद 2 और जहाज जो है वो दुनिया के सामने उड़ते हुए नजर आ गए। एवैक्स जहाजों को देख लें, KJ-500 पाकिस्तान को ऑफर कर दिया, खुद KJ-700 पे जा रहा है, KJ-3000 जो है उसको डेवलप कर रहा है, और अमेरिकन जो है वो उसी E3 और E7 के चक्कर में फंसे हुए हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि हमने E7 नहीं लेना। तो ये चीजें बड़ी डिसाइसिव होती हैं जंग के अंदर, और पता नहीं इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या चीज चल रही है, लेकिन जो भी चल रहा है वो मेरा ख्याल है कि अमेरिका के इतने ज्यादा फेवर में नहीं है। इसके बारे में खैर आपकी क्या राय है?
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।